नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। रामधारी गुप्ता जी खंड 1 के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज पहुंच चुके हैं प्रतिलेखन संख्या 35, 36, 37 और 38, जिसमें 38 का थोड़ा सा ही अंश कवर हो पाया है। और आज की वीडियो में पार्ट 14 है और मेरी कोशिश रहेगी कि बीच में कहीं एक जगह आपको फ्लैक्चुएट करके थोड़ा सा परेशान किया जाए। बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं रहेगी, लेकिन हाँ हल्की फ्लैक्चुएशन रहेगी। देखिए आप उसको क्या मैनेज कर पाते हैं नहीं। ओवरऑल डिक्टेशन उसी टाइम पे ख़त्म होगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा फ्लैक्चुएट रहेगा। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिएगा। हमारी 8 बजे वाली डिक्टेशन की क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 3-4 डिक्टेशन डेली होते हैं, तो वो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। आप सभी लोग रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। कुटीर उद्योगों में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि इनमें बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार के सदस्य ही इस उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। घर के सब सदस्य उस काम में हिस्सा बंटा सकते हैं। बड़े उद्योगों में प्रत्येक मजदूर को कोई विशेष कार्य सीखना होता है और उस काम में कुशलता प्राप्त करने में उसे काफ़ी समय लग जाता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि जो विचार और सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वे एक पवित्र, शुद्ध और जनता व प्रांत के हित को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी दलगत भावना के शिकार हुए आप उनकी जांच करेंगे और यदि वे जनहित की कसौटी पर खरे उतरें तो उन पर कार्यवाही करेंगे। महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए। मैं समझता हूँ कि इससे कोई समझदार व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयाँ सरकार के समक्ष हैं उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यदि सख्ती भी बरतनी पड़े तो चिंता नहीं, हमें ऐसे कदम उठाने ही हैं। मैं यह जानता हूँ कि बहुत से लोग, जिनमें कुछ हमारे साथी भी हैं, इनकी कुछ बातों का विरोध करते हैं, परंतु यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढांचे के आधार पर जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है, इस देश की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस तरह से कदम उठाएं जिससे लोगों को अपनी जीविका सुंदर ढंग से कमाने के लिए साधन जुट जाएं। वास्तव में यह सरकार जिसने यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इस कार्य के लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र है। जो लोग यह आशा करते हैं कि हर एक काम उस ढंग से होना चाहिए जिसके लिए गांधी जी हमसे कहा करते थे, और जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने इस संबंध में व्यवहार किया है वह गांधी जी की नीति के अनुसार नहीं था। यही नहीं, उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस ने जो समाजवादी ढांचे पर समाज की व्यवस्था की नीति अपनाई है उसका विरोध किया और
मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती कि एक तरफ तो वह कांग्रेस के अंदर हैं और दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा स्वीकार की हुई नीति का इस प्रकार से विरोध करते हैं। मैं समझता हूँ कि वह इस बात को भी जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को स्वीकार कराने वालों में अधिकतर वे ही लोग हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी वह बात समझ में नहीं आती कि आज सरकार प्रजातंत्र और गांधी जी के बताए हुए नियमों के अनुसार आचरण क्यों नहीं कर रही है। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, उसमें हमें क्या करना है, और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे, तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। जब मैं इस समय की स्थिति को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वे देश पर हमला करना चाहते हैं और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में देशद्रोह फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस स्थिति में भी रखा गया हो, बहुत सुंदर बजट है। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूँ तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई विशेष समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उसका जो उद्देश्य है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि जो हमारे सामने आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी यह मैं अवश्य देखना चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ हमने यह निश्चय किया था कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक देश की
जनता की ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर दी जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब वर्ग है, जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं, उसको देश की आमदनी का जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा और इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आंकेंगे, तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं तो हम इसे न अधिक और न कम नंबर दे सकते हैं। स्टॉप। अगर आपने यहाँ तक डिक्टेशन लिखा है, आपको डिक्टेशन पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं और आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अपने तैयारी को वैसे ही आगे बढ़ाते रहिए, जितनी भी कमियाँ आ रही हों सभी को दूर करिए और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।